are those amino acids which are not in our body, okay, and they are required from, ये हमें कहाँ से मिलेंगे, they are required, ठीक है, they are required or intake from food, okay, required intake from food क्या, from outside, जो हमारी बॉडी को आउटसाइड से लेने पड़ेंगे वो होते हैं हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। और नॉन एसेंशियल की डेफिनेशन क्लियर है, हमारी बॉडी कुछ अमाइनो एसिड सिंथेसाइज कर सकती है। एक बार एग्जांपल सुन लो, वैसे तो आपको मालूम ही है बच्चों, जैसे जो भी खाना खाते हैं पढ़ते हैं, खाना डायरेक्ट अंदर जाता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, स्टमक, ठीक है, पाइपलाइन के स्टमक में सबसे पहले कौन मिलता है उसे, HCl से खाना मिक्स होता है, क्लियर। तो सबसे पहले खाने का जो इंटरेक्शन हुआ वो स्टमक में HCl से हुआ, और HCl की pH हाई होती है, या ये कहना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो बैक्टीरिया वायरस किल कर देता है, या जो भी आप खा रहे हो वो एक तरीके से वो मेंटेन कर, ठीक। क्या HCl कभी पिया है? तो पिया, हमारे स्टमक में सबसे पहले वही मिल रहा है, तो अगर हमने HCl पिया नहीं तो HCl आया कहाँ से, तो इसे कह रहे हैं सिंथेसाइज। कि हमने नमक खाया, बाकी चीजें खाई, कहीं से Cl आया, कहीं से H आया, और वो सिंथेसाइज या सिक्रीट होके अलग अलग सेल्स दे रही, तो वो चीज जो बॉडी के अंदर बन सकती, ठीक है, तो HCl बॉडी के अंदर बन सकता है एक तरीके से। तो ऐसे ही कुछ अमाइनो एसिड हैं जो हमें एग्जैक्ट बाहर से नहीं लेने पड़ते, वो हमारी बॉडी अपने आप क्रिएट कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है। ऑब्वियसली उसका रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। तो जो बाहर से लेने पड़ रहे हैं वो एसेंशियल, ठीक है। बट बेटा जैसे एक बच्चे ने भी कहा था कि एसेंशियल अमाइनो एसिड का क्या मतलब है, वो बोले वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों ज्यादा जरूरी है? जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना नेचर में, वो नेचर ने सबको वैसे ही दे, फ्री में दे, विदाउट एनी। जो चीज जिसे कहते हैं ना दैट इज मस्ट फॉर लाइफ, वो नेचर ने सबके लिए एज इट इज दे रखी है, वो फ्री में भी दे रखी है। सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए हवा, पानी, तो नेचर ने हवा और पानी सबके लिए बराबर छोड़ रखा। ऐसे ही जो तुम्हारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए। लेकिन वो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस भी और भी चाहिए। अब एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, क्या आपको पता है ग्लाइसिन? इसका न्यूट्रिशन भी आप पढ़ सकते हो बेटा, जल्दी बताओ, नहीं याद आया? ये है ग्लाइसिन। व्हाट इज ग्लाइसिन? COH, यहाँ है CH2 और यहाँ है NH2, और ये एल्डिहाइड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये कन्वर्जन पूछा जाता है। और अगर आपको याद आ जाए फॉर्मल्डिहाइड लीजिए HCHO, उसकी HCl से रिएक्शन करिए तो फॉर्मल्डिहाइड का साइनोहाइड्रेट बनेगा। उस फॉर्मल्डिहाइड के साइनोहाइड्रेट की अमोनिया से करेंगे तो अमीनो ग्रुप आएगा, और CN ग्रुप के हाइड्रोलिसिस में एसिड, तो ये अल्फा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन बनेगा। क्लियर बेटा? वैसे तो सारे के सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब इनमें कायरल कार्बन होता है, लाइट को रोटेट करते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? दिख ही रहा है आपको, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, देखेंगे पॉइंट करके। ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और हैविंग कायरल कार्बन एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, all amino acids are optically active, that is having chiral carbon except glycine, glycine को छोड़ दो, except, okay, all amino acids having chiral carbon except glycine, याद रहेगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। अब ये भी लिख लिया है ना, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल 51 अमाइनो एसिड। आई होप सो आपने सारे लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट बच्चों, अब बनाया गया एक क्लासिफिकेशन, एसिडिक प्रोटीन्स होती है, न्यूट्रल प्रोटीन होती है और बेसिक प्रोटीन। वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बता बेटा एसिडिक प्रोटीन क्या होती है?
बहुत बढ़िया बेटा। वो प्रोटीन जिसमें COOH का नंबर NH2 के नंबर से ज्यादा हो उन प्रोटीन को कहेंगे एसिडिक। एक्चुअली COH ग्रुप और NH2 ग्रुप का जो वो लगभग बराबर, नियरली जैसे, मतलब दोनों एक जैसे ही। तो अगर COH का नंबर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट कर जाएगा, तो ये एसिडिक प्रोटीन कहलाएगा। और अगर ये नंबर बराबर है और अगर ये नंबर ज्यादा हो गया, मतलब NH2 का नंबर ज्यादा हो गया, तो ये बेसिक। तो बोलो क्लियर है एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑब्वियसली बुक वालों ने तो एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, लेकिन एग्जांपल फिलहाल कोई ज्यादा आए नहीं। ठीक है, जैसे अभी हमने ग्लाइसिन बनाया था, दोनों का नंबर बराबर दिख रहा था, एक ही NH2 था और एक ही COH था, तो ऐसी वाली प्रोटीन आपकी कहलाएगी एसिडिक प्रोटीन। ठीक है, बताओ बेटा, बेटा ग्लाइसिन किस फॉर्म में नेचर में मिलेगा, डी फॉर्म या एल फॉर्म? डी फॉर्म या एल फॉर्म? बेटा ऑल अमाइनो एसिड, मतलब जनरली ऑल अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन एल फॉर्म। जनरली सारे अमाइनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एल फॉर्म। लेकिन ग्लाइसिन तो फिर क्यों बता रहे हो? मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो तो एकदम पिछला जो पता है उस पर पूछा था। ग्लाइसिन में कायरल कार्बन ही नहीं है, वो ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं है, और बाकी सारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं और अधिकतर एल में एग्जिस्ट करते हैं। ग्लाइसिन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं। लिख लिया पॉइंट? ठीक है, जनरली अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन बेटा एस फॉर्म एंड एल फॉर्म जनरली। ठीक है, एंड ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन की ऑप्टिकल फॉर्म मत बनाइए, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाइए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बताया फाइब्रस प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन। बोलो बेटा, फाइब्रस और ग्लोबुलर में अंतर समझ में आता है? या बल्कि एक पॉइंट और पिछला बता देते हैं पहले। अभी हमने लिखा है एसिडिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड और बेसिक। इसमें एक पॉइंट और देख लीजिए क्या है बेटा, ये है ये रहा COH और यहाँ NH2 है, और कोई ग्रुप और भी लगे हो सकते हैं यहाँ से, और इसने अपना H छोड़ दिया। बच्चों अगर इसने अपना H छोड़ दिया तो यहाँ अंदर नेगेटिव चार्ज, और वही H इसने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इसे क्या कहें, इस चीज को क्या कहें? हाँ बोलो, वेरी गुड, इसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, ये ज्विटर आयन है। व्हाट आर ज्विटर आयन? ज्विटर आयन आर डाइपोलर आयन। एक ही आयन में दोनों चार्जेस आना ज्विटर आयन है। एक ही चीज एसिड बेस दोनों तरह बिहेव कर रही है, वो एम्फोटेरिक होता है, लेकिन यहाँ अभी आपको ज्विटर आयन कहना है क्योंकि इसमें दोनों तरह के चार्जेस एक ही आयन। ठीक है, और ज्विटर आयन का अगला पॉइंट जो हमेशा इसके साथ पढ़ा है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेटा ये अभी सल्फोनिक एसिड या उसमें पढ़ाया था, सल्फोनिलिक एसिड, एनिलीन के सल्फोनेशन में। गलत बात है, रिवाइज करके आए थे। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा बेटा? तो वो पीएच जिसमें ज्विटर आयन ना तो कैथोड की तरफ जाता है और ना ही एनोड, यानी ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, तो वो पीएच कहलाती है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। द पीएच एट व्हिच ज्विटर आयन डू नॉट मूव टुवर्ड्स, neither move towards anode or cathode. pH at which ज्विटर आयन do not move towards cathode or anode, ये कहीं नहीं मूव कर रही है। The pH at which ज्विटर आयन do not move either towards anode or cathode termed as isoelectric point, इसे कहते हैं बच्चों isoelectric point। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। अब बताइए फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या अंतर है? तो एक फाइब्रस, ठीक है, और एक है ग्लोब्यूलर। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर में भी अंतर आएगा इसमें, लेकिन एक जनरल भाषा में क्या अंतर आ रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। बोलोगे बेटा क्या अंतर है?
ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। इनका कहना सही है, ये फाइब्रस प्रोटीन है, दैट मींस जो स्ट्रक्चर है वो फाइबर मतलब स्ट्रेट चेन्स टाइप में दिखेंगे। और ये कैसे दिखेंगे? ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल का मतलब क्या है? स्फेरिकल शेप ऐसे दिखेंगे। एक तो ये अंतर कैसे। बाकी मेन पॉइंट है, ये जो फाइब्रस है ये वाटर में इनसॉल्युबल, ये वाटर इनसॉल्युबल है और ग्लोबुलर सॉल्युबल। ठीक है, तो याद रखने के लिए एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा बेटा। बेटा फाइब्रस के एग्जाम्पल कौन से प्रोटीन है? केराटिन, ठीक है, केराटिन है, मायोसिन है, ठीक है, ये फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। जबकि एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो कह रहे हैं ना, वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन ग्लोबुलर है, याद रखना इजी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से बेटा। केराटिन, केराटिन आपको ध्यान है? केराटिन कहीं से याद रखिए बेटा। केराटिन नेल्स में होता है, नाखूनों में, हेयर्स में होता है, बालों में। अब आपको यहाँ से जल्दी याद आएगा वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। भाई ऐसा थोड़ी है कि बारिश हुई और बोले ये बाल कहाँ गए, बोले धुल गए, ये नहीं है। नाखून पानी में हाथ डाले बोले डिसॉल्व हो गए, ऐसा तो है नहीं। तो केराटिन प्रोटीन इनमें है और ये इजीली वाटर सॉल्युबल नहीं। और हमारी मसल्स के बीच में भी कहीं है, तो मायोसिन नाम की प्रोटीन है, वो भी इनसॉल्युबल है। और एग में जो होती है, अगर आपको मालूम हो, तो एग की प्रोटीन एल्ब्यूमिन कहलाती है। एग के अंदर तो व्हाइट ऑफ एग में जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन, और ऐसे ही ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो फाइब्रस और ग्लोबुलर ये वर्ड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ रहे हैं प्रोटीन के लिंकेज, इसका नाम पेप्टाइड लिंकेज है। जैसे अमाइनो एसिड्स, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट में जो लिंकेज था उसका नाम क्या था? ग्लाइकोसिडिक। ऐसे प्रोटीन में जो लिंकेज है उसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज। और ये अमाइनो एसिड्स जो जुड़ेंगे तो अमाइड लिंकेज ही है। ये देखिए बेटा, एक कार्बन है, कार्बन से COOH है, नीचे CH मान लीजिए या R लगा है, और यहाँ NH। बेसिक मैंने जनरल पहला अमाइनो एसिड ऐसे दिखा दिया। और बच्चों इस अमाइनो एसिड की रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से होगी, NH2 CHR एंड अगेन COOH। बच्चों ये चीज आगे चलती जाएगी। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, कंडेंस होंगे, तो क्या निकलेगा? वाटर। ये वाटर निकलेगा, H2। मैं इसी के नीचे बना रहा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया CH, इधर आ गया NH2R, और बच्चों इधर आ गया CONH, फिर ये CHR, और फिर ये वैसे ही अभी तो COH ही लिखा है। बट आगे जब रिएक्शन चलेगी, जब आगे रिएक्शन चलेगी तो ये वाला भी OH हट जाएगा, समझ में आ रहा है? और ऐसे ही इधर का H हटेगा तो इधर भी आगे मॉलिक्यूल होंगे, ये हट जाएगा। तो हम इन जनरल यूनिट दिखा सकते हैं, यहाँ NH ग्रुप है, फिर CH है, और फिर ये CONH है, ये लिंकेज, और फिर ये CH है, R है, फिर CO, ये R। आप ऐसे ही दिखा सकते हैं। और ये वाली लिंकेज ध्यान रखनी है, इससे दो अमाइड ग्रुप या दो अमीनो एसिड जुड़े, this linkage is known as peptide linkage। ये लिंकेज है बच्चों पेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। हटा दूं कुछ? वर्ड याद रखिएगा, ये लिंकेजेस की जाती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट, अगला प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखिए। पहला है 1 डिग्री प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी। 4 स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन?
प्राइमरी स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब सिर्फ ये है कि एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड? जैसे किसी प्रोटीन में पहले ग्लाइसिन लगा है, फिर ग्लाइसिन लगा है, मतलब 3 लेटर से शो करते हैं, एब्रिविएशन करते हैं अमाइनो एसिड को, फिर एलेनाइन लगा है, फिर वैलिन लगा है, समवॉट दिस। तो ये जो अरेंजमेंट आ रहा है, ये जो तरीका आ रहा है, ये पैटर्न, ये कहलाएगा बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? हाँ, ये एक पैटर्न है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये लगा, तो किसके बाद कौन आएगा, वो स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है आपका? प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? इट इज अ पैटर्न इन व्हिच अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर। तो एक वो पैटर्न, वो तरीका, या ये क्या है, वो मैनर कि किस अमाइनो एसिड पर कौन सा अमाइनो एसिड आ रहा है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? और अगर इसमें कोई एक अमाइनो एसिड भी अपनी जगह छोड़ देता है या हट जाता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है, तो कई बार बहुत सीरियस डिजीज भी हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाले पढ़ते हैं, एक बीमारी है कोई सिकल सेल एनीमिया, मतलब हमारी बॉडी की जो हीमोग्लोबिन है ये है, स्फेरिकल है, और इसकी वजह से, इसकी स्फेरिकल होने की वजह से, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन अच्छी बाइंड कर देता है। लेकिन यहाँ ये बीमारी के बाद ये इस शेप की होगी, दैट इज सिकल शेप, सिया जिसे कहते हैं, सिकल शेप की हो जाती है। और इस बीमारी के पीछे देखा गया कि वो जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, उस प्रोटीन में सिर्फ एक जगह से शायद एलेनिन हट जाता है, उसकी जगह वैलिन आ जाता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड खाली अपनी जगह चेंज करता है, और उसकी वजह से प्रोटीन की नेचर बदल सकती है। इज इट क्लियर? तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर स्ट्रक्चर जो है, या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ प्रोटीन। ये अगर स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हो जाएगा, प्रोटीन बदल जाएगी, कोई नई प्रोटीन बन सकती है। इज इट क्लियर? प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई डाउट? बच्चों, जो एग है, जैसे ठीक है, अंडा, एग जो अगर खाया जाएगा बॉयल करके, तो बॉयल करते समय सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये तीनों स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, क्योंकि अंडे के अंदर तो लिक्विड है, लेकिन जब बॉयल करते तो सॉलिड हो जाता है। क्यों भाई? पानी कहाँ गया उसका? तो जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो उनके अंदर के बॉन्ड सारे टूटते हैं, और वो जब बॉन्ड टूटते हैं तो ये वाले स्ट्रक्चर सारे हट जाते हैं, मतलब 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है, लेकिन 1 डिग्री तब भी रहता है। इसीलिए बॉयल एग खाने से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, या उबाल के खाने के बाद प्रोटीन आगे ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों ट्रांसफर हो गया? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो रहा, और प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बेसिकली प्रोटीन। इज इट क्लियर? पहले वर्ड क्लियर है, व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इज टर्म्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन अगर आपने कभी प्रोटीन को हीट किया, ये वाले सारे स्ट्रक्चर टूट गए, तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, मतलब वो प्रोटीन जो उसके लिए बायोलॉजिकली एक्टिविटी के लिए काम कर रहा था, वो करना बंद कर देगा। वो वाले डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये वो रिपेयर मैकेनिज्म सब बेकार। इज इट क्लियर? लेकिन वो प्रोटीन तुम्हें खाने से फायदा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा तुम्हें खाने से? क्योंकि अभी भी कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी। तो पॉइंट क्या आ गया आपके लिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? और on heating or boiling it do not disintegrate, या this structure do not changes, it remains intact। और इसीलिए बॉइल्ड चीजें खाने पे आपको प्रोटीन मिलता है। क्लियर? अब बात करनी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। बेटा व्हाट इज सेकेंडरी, या बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चों इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन कह सकते हैं, और ये दो तरह का है। एक कहलाता है अल्फा हेलिक्स, और एक कहलाता है बीटा हीलिक्स। ठीक है, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बच्चों बीटा हीलिक्स। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड हेलिक्स? हेलिक्स जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर को हेलिक्स कहा जाता है, जैसे शेप है हेलिक्स की, जैसे सर्कल की शेप। ठीक है, तो अगर कोई कहे सर्कल क्या है, तो सर्कल बना के तो दिखाएंगे ये ऐसा। तो हेलिक्स क्या? हेलिक्स ये समझ में आया? तो
हेलिक्स का बेसिकली मतलब क्या है, स्पाइरल शेप जो होती है, स्प्रिंग वाली जो शेप है वो हेलिक्स शेप। और बीटा प्लीटेड ये सपोज ऐसी शेप है, समवॉट ये शेप है ऐसी शेप। तो आपको अगर समझ में आ जाए कि बीटा प्लीटेड में शेप दिखाना कैसे चाहते हैं, समवॉट ड्रेपरी जैसा दिखा, ड्रेपरी समझते हैं, ड्रेपरी जैसे पर्दा होता है, तो पर्दे को जब आप रॉड वॉड में कहीं लगाते हैं तो उसमें एक फ्लो आता है, तो एक फ्लो जो आता है समवॉट लाइक दिस, वो जो फ्लो है उसको हम ड्रेपरी कहते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर समवॉट ऐसा है, ये ऐसे दिखता है। इज इट क्लियर? तो दोनों में अंतर क्या है जरा ध्यान से देखो, शायद आपको क्लियर हो जाए। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था वही क्वाइलिंग हो गया, क्वाइल हो गया ऐसे, तो हेलिक्स बन गया। और वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की चेन्स थी वो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज हो गई, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज हो गई, तो बीटा प्लीटेड बन गया, ठीक है। और इसमें ये क्वाइल कैसे एग्जिस्ट करेगी, ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारी क्वाइल्स हैं, ये क्वाइल कैसे एग्जिस्ट करती है भाई, क्वाइल हुआ कैसे, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रूव कर रहे हैं क्वाइल कैसे एग्जिस्ट करेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मालूम है, याद है ना, कि अगर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को यहाँ प्लस चार्ज रहेगा और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, और ऐसे ही दूसरा इसी का x आ गया यहाँ पे माइनस हुआ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आगे ए से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, याद आया। अब एक बार फिर से अमाइड वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें सोचो क्या था, व्हाट इज अमाइड, CONH, क्या अमाइड है ना, तो ये रहा NH और ये रहा O, देखा नहीं देखा, आया समझ, तो ये रहा CO, और भले इसका NH नहीं किसी दूसरे का NH में आया, तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ गया, यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन। तो ये जो CO और NH ग्रुप्स हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर आई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर किन किन फोर्सेस से जुड़े हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा जो आपको दिख भी गया है ना, कुछ इसमें कहेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और क्या होता है इसमें, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती है लिंकेज पे, वो आपको याद कर, ये प्रोटीन में एक और लिंकेज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज, जो हमें यहाँ नहीं दिख रही, ठीक है। तो क्योंकि इस लेवल पे यही है केमिस्ट्री में उसे इतना ज्यादा टफ नहीं किया गया है कि प्रोटीन के अंदर सल्फर का इंक्लूजन कहाँ था। ऑब्वियसली डाइसल्फाइड लिंकेज का मतलब ही है कि सल्फर दो तरफ से जुड़ा हो, वो लिंकेज आएगी डाइसल्फाइड, तो वो भी इनके अंदर होती है। तो याद रखना है डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सारे फोर्सेस से ये रुका हुआ है स्ट्रक्चर। तो बोलो भैया सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लियर है क्या है? ऑब्वियसली दोनों में अंतर बस क्या आ गया है कि यहाँ पे ये जब क्वाइलिंग हो गई है, ध्यान से देखना बेटा, अगर ये क्वाइलिंग हो गई है तो अभी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे ही आए होंगे इधर, है ना, जबकि यहाँ क्या होता है, ये आमने सामने हाइड्रोजन बॉन्ड सारे बनते ऐसे, तो ये आमने सामने बन रहे हैं तो स्प्रेडशीट कंडीशन में भी चले जाते हैं एकदम, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे है वो ऐसे, उसमें कुछ ओपन मिल जाएंगे, ओपन मिलने से तो पानी में आगे जाके घुल सकता है, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये पॉलीमर की तरह है, जरा ध्यान देना, पॉलीमर में, ग्लूकोज में, स्टार्च में 1,4 लिंकेज वाला स्टार्च रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग क्यों, क्योंकि 1,4 तो उसका आगे 1 तो आगे पॉलीमर फिर इन्वॉल्व हो गया, तो ये हर तरफ से इन्वॉल्व होते गए, तो एक तरीके से नॉन सॉल्युबल वाले या इनसॉल्युबल को आगे जन्म देंगे, और ये सॉल्युबल मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर जब बनेगा तो ये जो होंगे ये फाइबर को जन्म देंगे आगे, इससे फाइबर कह सकते हैं और इससे ग्लोबुलर, ठीक है। हाँ, फाइबर और ग्लोबुलर आर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर में आते हैं फाइबर और ग्लोबुलर, लेकिन आज तक क्वेश्चन ज्यादातर हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी पे ही आते हैं। बोलो बच्चों यहाँ से क्लियर है बेटा, ठीक है।
एक एक लाइन में इसकी ना बुक से देख के लिखिएगा बुकिश लैंग्वेज में, और मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ बुक से देख के लिखिएगा। लास्ट ईयर एक नंबर का यही गड़बड़ हुआ, एक नंबर का क्वेश्चन दे दिया उसने अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स डिफरेंस, और मुझे उम्मीद है हमारे यहाँ एक अच्छे के मानिक के में और उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं, कोई भी, और ऑब्वियसली ये भी गलत नहीं था मेरे हिसाब से तो, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है उसके फादर ने डालने नहीं दी, मेरे को मुझे उम्मीद है तो जो एक नंबर कटा होगा बस इसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन डाली, अदरवाइज तो कटने का सवाल नहीं है। ठीक, चलिए ये क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमें कुछ नहीं पढ़ना, क्वाटरनरी में कुछ नहीं पढ़ना, बस खाली इतना ध्यान रखो टर्शियरी सेकेंडरी का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, और क्वाटरनरी में ये कहा गया है कि कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक रेगुलर ऑर्डर में, एक रेगुलर ज्योमेट्री में साथ साथ है, तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। व्हेन more than one polypeptide chains are present together in a definite geometry, definite manner, then it is known as quaternary structure. वर्ड समझ में आया? नहीं आया? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहना क्या चाहते हैं? फिर प्रैक्टिकली एग्जांपल से सोच लो क्या कहते हैं। जैसे ये दीवार, वॉल, ये अलग वॉल, तो ये इसके अंदर भी कंस्टिट्यूएंट है, ये वॉल बना दे। अब इन वॉल को अगर हमने इस तरीके से लगाया हुआ है तो ये मकान का रूप ले चुका है, ठीक है, या एक रूम का रूप ले चुका है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये क्या है? ये अलग अलग जो चेन्स थी वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और जब कई सारी चेन्स एक साथ एक प्रॉपर ज्योमेट्री को जन्म दे रही होंगी, प्रॉपर ज्योमेट्री बना रही होंगी, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? या ठीक है, वो बहुत उसमें। नेक्स्ट हेडिंग एक शॉर्ट हेडिंग है इसमें, डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन। बोलो बच्चों, डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन, कोई दिक्कत? डीनेचराइजेशन मैंने पढ़ा दिया आपको, बताओ कोई दिक्कत? नहीं पढ़ा? बता बेटा जल्दी से, डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या है बेटा? अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम प्रोटीन में कोई चेंजेस ले आए, जैसे कंसंट्रेशन चेंज कर दें पानी में नहीं मिला के, या पीएच चेंज कर दें एसिड या बेस डाल के, टेम्परेचर चेंज कर दें, मतलब कोई भी चीज चेंज कर दें, तो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनेचर? उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो जाती है। प्रोटीन को डेड कभी नहीं कहते, क्योंकि वो कभी लाइक अलाइव ही नहीं, तो डेड कैसे कहते? बस उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब तुम उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कह सकते हो अलाइव, बाद में डेड भी कह सकते हो। तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म करना कैसे? कैसे खत्म करना? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एडिंग या चेंजिंग कंसंट्रेशन, HCl या pH, ठीक है, और एडिंग एनी एंजाइम, कुछ भी हो सकता है। तो इससे कहेंगे डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन। एंड इट डिस्ट्रैक्ट, ये क्या चीज तोड़ती है? 4 डिग्री, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री स्ट्रक्चर, 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, देयरफॉर डीनेचराइजेशन प्रोटीन आल्सो गिव्स प्रोटीन। मतलब अगर कोई डीनेचराइज्ड प्रोटीन है वो खा लोगे तो भी आपको प्रोटीन मिलेगा। इज इट क्लियर? क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो तो वही, और प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बेसिक यूनिट है प्रोटीन। बोलो क्लियर? ठीक, तो एक शॉर्ट नोट्स लिख के लाएंगे, दिस वन इज डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन। चलो बच्चों, अब बताइए